नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरें जानने का। आज से उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में कामकाज शुरू होगा। अनुसचिव रैंक से ऊपर के सभी अधिकारी आज से दफ्तर जाएंगे, जबकि इसके नीचे का 33% स्टाफ ही काम पर आएगा, जिसमें भी रोस्टर के मुताबिक ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून सचिवालय में आज से काम शुरू हो जाएगा और उत्तराखंड विधानसभा में भी आज से कामकाज शुरू हो जाएगा। जितने भी अधिकारी हैं जो अनुसचिव रैंक से ऊपर के हैं, वो सभी अधिकारी आज से दफ्तर आएंगे, जबकि इससे नीचे का जो 33% स्टाफ है वही काम पर आएगा और रोस्टर के मुताबिक ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। यानी कि रोस्टर बनाया जाएगा और उसके हिसाब से जो कर्मचारी हैं वो बुलाए जाएंगे। अनुसचिव रैंक से ऊपर के सभी अधिकारी आज से दफ्तर आएंगे, उससे नीचे का 33% स्टाफ काम पर आएगा। और हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। सुनील, तो आज से विधानसभा और सचिवालय में कह सकते हैं कि चहल पहल वापस शुरू हो जाएगी और तमाम जो अधिकारी अनुसचिव रैंक से ऊपर के हैं वो आज से दफ्तर आएंगे। बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि लंबे समय से कामकाज ठप पड़ा हुआ था, इससे पूरी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही थी। इसके चलते कल कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि विधानसभा और सचिवालय को खोल दिया जाए। इसमें अनुसचिव स्तर से ऊपर के जो अधिकारी हैं या अनुसचिव हैं वो कार्यालय आएंगे। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे उसमें बिजली, पानी हो, फूड एंड सप्लाई हो, इनके 33% स्टाफ को सचिवालय में बुलाया गया है। इसके अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं, चाहे वो अनुभाग अधिकारी हों, समीक्षा अधिकारी हों, ये अपने घर से ही कामकाज करेंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि आज से विधानसभा में मंत्री बैठना शुरू कर देंगे। खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वो 2:30 बजे आज अपने कार्यालय में बैठेंगे, विधानसभा स्थित कार्यालय में। आप देखेंगे कि मैं सचिवालय में हूं और इसी कारण यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, यहाँ पर सफाई व्यवस्था शुरू हो गई है और ये बताया गया है कि कार्यालय खुलने से पहले, सचिवालय खुलने से पहले सभी कक्षों को सैनिटाइज किया जाएगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मानक है उसको यहाँ पर अपनाया जाएगा, चाहे वो लंच टाइम हो और चाहे वो सुबह ऑफिस आने का समय हो। तो जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुनील नप्रभात। बढ़ते आगे, देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी यानी एफआरआई को आज से राहत मिल सकती है। 20 मार्च से 28 दिनों के लिए एफआरआई को सील किया गया था। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एफआरआई को सील किया गया था। आज सील होने के 28 दिन पूरे हो चुके हैं। आज जिला प्रशासन इस पर कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। एफआरआई में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं और 28 दिन की जो समय सीमा थी, जो पीरियड था, वो पूरा हो चुका है आज, और आज राहत मिल सकती है एफआरआई को, यह उम्मीद की जा रही है। एफआरआई जो कैंपस है वो काफी बड़ा कैंपस है, यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं और 28 दिन तक ये सील रहा है। 20 मार्च से आज तक की तारीख में ये सील रहा है पूरा का पूरा कैंपस, यानी कि ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, और ऐसे में आज राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में जिलों को जोन में बांट दिया गया है। 18 कोरोना पॉजिटिव केस वाली राजधानी देहरादून को रेड जोन में रखा गया है, जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा को ऑरेंज जोन में रखा गया है। बाकी 7 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन के जिलों में आंशिक राहत दी जा सकती है, ये कहा जा रहा है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में बवाल करने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। लॉकडाउन तोड़ने पर 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था। तो वनभूलपुरा में बवाल करने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। रविवार को मौलाना को क्वारंटीन करने गई पुलिस को लोगों ने घेर लिया था और जमकर बवाल काटा था। मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है और आज कई आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, आज कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। देखिए, बिल्कुल आज कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अननोन का मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी आधार पर कई सारे लोगों की पहचान कर चुकी है और कई सारे लोगों की पहचान होनी बाकी है। ऐसे में जल्द ही पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है और आज कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है
क्योंकि पुलिस एक मैसेज देना चाहती है कि जो भी अगर लॉकडाउन तोड़ेगा, जो भी इस तरीके का बवाल करेगा और जो भी अगर क्वारंटीन करने के लिए किसी संदिग्ध को गई है पुलिस टीम के साथ या हेल्थ टीम के साथ सहयोग नहीं करेगा तो उसको उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अभी 2 दिन पहले ही हल्द्वानी आकर के दौरा करके गए और डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बेहद साफ जो है एसएसपी को निर्देश दिए थे कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और सख्ती से कार्रवाई करें, और उसका असर दिखने लगा है कि अब ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा बल्कि इनकी गिरफ्तारी भी होगी और जरूरत पड़ी तो फिर इनके खिलाफ एनएसए भी लगाया जाएगा, ऐसा डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश दिया है। बिल्कुल सख्त मैसेज देने की आवश्यकता है, जहां लॉकडाउन का पालन करे हर कोई, ये कहा जा रहा है। और अगर कोई पहुंच रहा है किसी शख्स को क्वारंटीन करने के लिए, कोई टीम पहुंच रही है तो उसके साथ कॉर्पोरेशन के बजाय यहां पर कोऑपरेट करने के बजाय यहां पर इस तरह का बवाल काटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में डिलीवरी बॉय में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि के बाद देहरादून में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्टोरेंट मालिकों को सभी कर्मचारियों का थर्मल स्कैनर कराने के निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली में यह घटना सामने आई जहां डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित निकला, जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट ओनर्स को यह कहा गया है कि वो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अपने यहां करें ताकि जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका टेम्परेचर या सही वक्त पर जांचा जा सके। ऑनलाइन डिलीवरी जो है, ऑनलाइन डिलीवरी करने का जो इनका समय है वो जो पूरा वर्किंग आवर होता है उसके लिए किया गया है। लेकिन आज ये प्रकरण जो दिल्ली से आया है इसके बेसिस पर जरूर इस पर जो है फिर से डिस्कशन किया जाएगा और करके इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो निकाला। भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ गई है। भारती, दिल्ली की घटना के बाद अब यहां भी अलर्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल अलर्ट हो गया है अपर्णा, और सबसे बड़ी बात की दिन भर घूमते रहते हैं डिलीवरी बॉय, इनकी कोई स्क्रीनिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी, तो अभी आदेश दे दिया गया है कि इनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए। डेली जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट एजीएम को यहाँ पर दी जाए। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है। आज इनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है डिलीवरी बॉय को किस तरीके से लोगों को डिलीवर करना है खाना, इसको लेकर बाकायदा यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ डेली स्क्रीनिंग की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सौंपी होगी। यानी कि दिल्ली की घटना के बाद अब उत्तराखंड में भी, खासकर देहरादून में भी यहाँ पर सतर्क हो गए हैं जिला प्रशासन, और किसी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए खास एहतियात बरती जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं उधम सिंह नगर में अब हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए पुलिस का सहारा लिया जाएगा। जसपुर में क्वारंटीन किए अंगदपुर और रायपुर गांव में हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाएगी। गुरुवार को कई गांव वालों ने जांच से इनकार कर दिया था। ग्रामीणों पर घरों के दरवाजे नहीं खोलने के आरोप लगे थे। आज पुलिस जवानों के साथ हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इलाके से लगे यूपी के गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके चलते उत्तराखंड के 7 गांवों को क्वारंटीन किया गया। तो ग्रामीण यहां पर सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसे में हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए यहां पर पुलिस की मदद ली जाएगी। इससे लगे हुए यूपी के गांव में कोरोना पॉजिटिव निकला है एक केस, इसके चलते यहां पर भी गांव वालों की जांच कराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कल गांव वालों ने सहयोग नहीं किया, कुछ लोगों ने अपने घरों के दरवाजे नहीं खोले, जिसके बाद अब हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए जो टीम यहां पर जा रही है वो पुलिस की मदद लेगी। यानी कि पुलिस के सहयोग से ही यहां पर गांव वालों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि इससे पहले हेल्थ स्क्रीनिंग करने गई टीम के साथ गांव वालों ने सहयोग नहीं किया, ये आरोप ग्रामीणों पर लग रहे हैं। तो अब पुलिस की मदद से यहां पर स्क्रीनिंग कराई जाएगी। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गोविंद, गांव वाले ऐसी स्थिति में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस की मदद से यहां पर हेल्थ स्क्रीनिंग कराए जाने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से गांव वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि पुलिस के सहयोग से सब स्क्रीनिंग कराई जाएगी और इसमें जो है पुलिस का पूरा सहयोग दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के लोग कई राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने की मांग की है। उत्तराखंड में फंसे गुजरात के लोगों को कुछ दिन पहले स्पेशल बस से उनके राज्य भेजा गया, लेकिन उत्तराखंड लौटने वाले लोग दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में फंसे हैं, लेकिन उन्हें निकालने के कोई प्रयास राज्य सरकार नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ऐसे वक्त पर राजनीति ना करे, सरकार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर चिंतित है।
उत्तराखंड के अंदर हर व्यक्ति इस बात की मांग कर रहा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड लाने की व्यवस्था करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अन्य प्रदेशों के लोग भी उत्तराखंड राज्य के अंदर है तो गुजरात की तर्ज पर जो है उनको भी उनके राज्यों में भेजने का काम करें। क्या सिर्फ गुजरात के ही लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं या वो अति विशिष्ट श्रेणी में आते हैं? देखिए, भारत सरकार जो भी गाइडलाइन दे रही है राज्यों को वैसे काम हो रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई मुद्दे तो मिलते नहीं, लेकिन उनको कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए, ऐसे समय में कांग्रेस को सरकार का साथ देना चाहिए। खटीमा पुलिस ने चोर रास्तों से यूपी जाते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक तीनों झनकट से पीलीभीत जा रहे थे। सूचना पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने तीनों की स्क्रीनिंग की, जिनमें कोरोना के संदिग्ध लक्षण मिले हैं, जिसके बाद तीनों को आईटीआई में क्वारंटीन किया गया है। जो बिगारीपुर के पीलीभीत के रहने वाले हैं, ये सुबह यहाँ से इस बैरियर से ना होते हुए किसी अन्य रास्तों से बचकर ये यहाँ अंदर खटीमा में गए हैं। इनकी दुकान का काम करते हैं, दोनों के दोनों ये नाई है यहाँ पे। तो ये वहाँ से अपना सामान निकाल के अपना काम करके वापस आ रहे थे। बैरियर पे इनको रोका गया है। बैरियर के बाद हमें सूचना मिली है, सूचना में मैं मेडिकल टीम हम पहुँचे हुए हैं। अब इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है नदन्ना ITI में। का थर्मल स्क्रीनिंग करी गई है, जिसमें इनका टेम्परेचर 3 बार लेने के बाद 102 ही आ रहा है और एक को हल्का सा खांसी जुकाम की भी शिकायत है। और ये लोग ट्रैवलिंग हिस्ट्री इनकी बताई जा रही है कि ये पीलीभीत से झनकट लौटे हैं, झनकट से भी पीलीभीत जा रहे थे। और इसी यहाँ पे हम लोग इनको अभी आइसोलेशन के लिए लेकर के जा रहे हैं, जहाँ से इनका टेस्ट होगा। एंड टेस्ट के बाद ही इनके ऊपर रिजल्ट आएगा कि हाँ की नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के एक्सीडेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो काशीपुर रोड का है, जहां गेहूं से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बेकाबू होकर दुकान के बाहर बैठे युवक को अपनी चपेट में ले लेती है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कुछ सेकंड तक वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई, लेकिन चंद पलों बाद ही ट्रॉली के नीचे दबा युवक बाहर निकल आता है। बताया जा रहा है कि युवक को मामूली चोटें आई हैं। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर वहां दुकान के बाहर बैठे एक शख्स को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन कुछ देर बाद ही करिश्मा होता है और युवक उस ट्रॉली के नीचे जो आ गया होता है वो सही सलामत बाहर निकल आता है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के किच्चा से बीजेपी के विधायक राजेश शुक्ला का गुस्से वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो किच्चा शुगर मिल का है, जहां विधायक शुक्ला किसानों के पेमेंट न मिलने को लेकर मिल प्रबंधन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वीडियो में शोर के बीच शुक्ला कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रदेश में किसानों की अनदेखी हो रही है और सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। विधायक शुक्ला के इस वीडियो ने कांग्रेस की सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया, जिसे कांग्रेस के नेता तिलक राज बेहड़ ने लपक भी लिया। अच्छी हमारी आपने जवाब देते हैं कि किसी के ऊपर और जिस तरह का ये वीडियो सामने आया बड़ा खेदजनक है कि आज सत्ता में रहने वाले लोग, और ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक हैं, तो जो मुख्यमंत्री के नजदीक कहलाने वाले लोगों का ये हाल है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्या के लिए तड़प रहा है और वो कह रहा है कि सरकार में कोई सुनता ही नहीं। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। अनुष्का अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? नाम गोविंद गुप्ता है, मेरी उम्र 10 वर्ष है, मैं जनपद हाथरस का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मेरा नाम है कार्तिका तिवारी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा यह प्रश्न है कि बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। मैं शिवम पांडे पटना बिहार से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस से हम बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं शशि कुमारी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स ओल्ड है। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं सिद्धार्थ दुबे भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
मेरा ये सवाल है कि हम बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है, मैं बरवानी में रहती हूँ। कोरोना वायरस से सारे बच्चे कैसे बच सकते हैं? मैं वंश अग्रवाल, उम्र 12 वर्ष, जयपुर से। मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। जी, देखिए कोरोना वायरस से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है इसके पीछे। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी आपको होम स्टे करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि किसी भी छींकते खांसते व्यक्ति या जो बीमार लग रहा है उसके पास नहीं जाना है, होम स्टे करना है। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ को बार बार धुल सकते हैं आप, तो 6 स्टेप होती हैं हाथ धुलने की, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उससे हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। खेलने के बाद हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है। अपने खिलौनों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने टॉवल्स को धुलते रहना बहुत ज़रूरी है। छींकते खांसते या संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। बिना धुले हुए अपने चेहरे को या अपने नाक को या अपने आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। छींकते समय अगर मान लीजिए गलती से छींक या खांसी आ रही है तो उस समय आपको रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है और संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलना मना है। तो ये सारी सावधानियां अगर बरतेंगे तो कोरोना वायरस से आसानी से आप बच सकते हैं। खबर चमोली से, जहां निजी जिंदगी से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कृष्णा और बबीता ने शादी फिलहाल टालने का फैसला किया है। गुरुवार को दोनों की शादी होने वाली थी। कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी ड्यूटी पर तैनात दोनों सिपाहियों का कहना है कि शादी उनके लिए अहम है, लेकिन उससे पहले ड्यूटी की जिम्मेदारी। हाँ, हमारी शादी के कार्ड बन गए थे और आज ही के दिन शादी थी और लॉकडाउन बढ़ा तो हमने भी ड्यूटी को पहले प्रायोरिटी दी और शादी को पोस्टपोन्ड। हाँ, परचेजिंग हो गई थी, सारी तैयारियां हो गई थी, पर घर वालों को समझाया कि अभी जो कोरोना के चक्कर में महामारी फैली हुई है, दुनिया में पूरे इस प्रकार से परेशान हो गए, इस वजह से हमने अपनी ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए हमने ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए शादी को स्थगित करी हुई है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। यात्रा की आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा करा पाना मुमकिन नहीं है। वहीं जोशी का कहना है कि KMVN की पूरी कोशिश रहेगी कि इस साल आदि कैलाश की यात्रा को भव्य तरीके से आयोजित किया जाए। चाइना में जहां अपनी यात्रा होती थी वहां पर भी कोरोना का संक्रमण है, हमारे देश में भी है। विदेश मंत्रालय की ऐसी कोई गाइडलाइन हमें नहीं मिली है। कुछ लोगों ने जो अप्लाई किया था उन्होंने भी अपने सब कैंसिल कर दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो पाएगी। कोरोना की वजह से श्री हेमकुंड साहिब की भी यात्रा पर असर पड़ सकता है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार के आदेश का पालन किया जाएगा और जो भी सरकार आदेश करेगी उसके हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा। बता दें कि इस बार भारी बर्फबारी के कारण कोई भी दल अभी तक हेमकुंड साहिब धाम तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से यात्रा को लेकर अभी तक तैयारी भी नहीं शुरू हो पाई है। कोरोना वायरस से लगभग सारा संसार ही इस समय पीड़ित है और हमारे देश में भी हर रोज इसके नए नए केस आ रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इस साल की यात्रा की अभी कोई भी तारीख निश्चित नहीं की है। जब भी ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और स्टेट सरकार जो भी निर्देश देगी, जो भी निर्देश दिए जाएंगे यात्रा को खोलने के बारे में, तो उन्हीं का पालन करते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट इस साल की यात्रा की मिति को घोषित करेगा। लॉकडाउन का असर सिर्फ मैदानी इलाकों या शहरों में ही नहीं दिख रहा, इसका असर दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में भी नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ से रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के चलते दिक्कतें तो पूरे देश को उठानी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी कीमत साल भर चुकानी पड़ सकती है। पिथौरागढ़ की धारचूला और मुंसियारी तहसील में हजारों ग्रामीण बीते सालों तक इन ऊंचाइयों वाले इलाकों में पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन ने माइग्रेशन को रोक दिया है। इस वर्ष कोरोना के कारण माइग्रेशन के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है और माइग्रेशन अगर समय से शुरू नहीं होता है तो उनका जो पूरा उच्च हिमालयी क्षेत्र में 6 महीने तक खेती करने का, जड़ी बूटी पैदा करने का
और बुग्यालों से जो उनका एक व्यवसाय आपका चलता था वो पूरी तरह आपका प्रभावित हो जाएगा। साल में 2 बार माइग्रेट होने वाली ये जनजातियां गर्मी के मौसम में ऊंचाई वाले इलाकों में खेती करने के साथ ही दुर्लभ जड़ी बूटी पैदा करने जाती हैं और इसी खेती और जड़ी बूटी के सहारे इनकी 2 जून की रोटी का जुगाड़ होता है। लेकिन इस बार मुंसियारी के 13, दारमा के 14 और ब्यास घाटी के 7 गाँव ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जा पाए हैं। वर्तमान में जो लॉकडाउन अवधि प्रभावी है, इसको देखते हुए इस तरीके का कोई भी माइग्रेशन का अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं। संबंधित जो ग्रामीण है उनसे वार्ता कर लिया गया है, उनको सूचित भी कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब माइग्रेट करने वाली जनजातियां अप्रैल के पहले पखवाड़े के बाद भी निचले इलाकों में ही है और अब इनको इसकी कीमत साल भर चुकानी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।